राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, BA फर्स्ट ईयर। आज हम गुप्तों के प्रारंभिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया और उसके स्थान पर उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य जो है वो स्थापित हो गए और इन राज्यों में एकता का सर्वथा अभाव था। और ऐसी स्थिति में एक ऐसे साम्राज्य और शासक की आवश्यकता थी जो कि भारत को एक सूत्र में बांध सके, और ये काम जो है वो गुप्तों द्वारा किया गया। गुप्त जो है वो भारत की राजनीतिक पटल पर आए, लेकिन उनके प्रारंभिक काल के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है। क्या ये जाति से, जैसे जायसवाल ने कहा है कि ये गुप्त जो है वो जाति से जाट थे, जो आगे चलकर सुसंस्कृत होकर जो है वो उच्च कोटि के क्षत्रिय बन गए। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्य, चूंकि पीछे गुप्त शब्द लगा है, तो गुप्त शब्द लगे होने के कारण जो है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये वैश्य जाति के थे। लेकिन यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि गुप्त जो है एक जाति सूचक के रूप में प्रयोग नहीं लिया गया है, ये नाम के साथ जो है ये जोड़ा गया है। गुप्त यहाँ पर उनकी जाति को जो है इंगित नहीं कर रहा है। गुप्त जो है वो नाम, जैसे कि समुद्रगुप्त का माना जाता है कि प्रारंभिक नाम इसका कच्छ था और बाद में इसने समुद्रगुप्त जो है वो एडॉप्ट किया। तो इस तरीके से जो है गुप्त इनका जो है वो जाति सूचक नहीं है संभवतः। और एक विचारधारा में ये कहा गया है कि ये जाति से ब्राह्मण थे और विवाह जो है इनका क्षत्रियों के साथ हुआ था, लिच्छावियों के साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए कालांतर में ये क्षत्रिय कहलाए। वैसे गुप्तों को चंद्रवंशीय कहा गया है, तो चंद्रवंशीय कहा गया है तो इससे जो है इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय जो है वो माना जाता है। गुप्त शासकों के आदि स्थान के बारे में भी विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रयाग के आसपास क्षेत्र के हैं, लेकिन सामान्यतः ये स्वीकार किया जाता है कि गुप्त जो है वो पूर्वी भारत से हैं। पूर्वी यूपी, बंगाल का क्षेत्र, ये जो है इनका संभवतः उद्गम स्थल होगा। जो पहले हमें जो आधिकारिक तौर पर गुप्त का नाम मिलता है वो श्रीगुप्त मिलता है। श्रीगुप्त जो है ये माना जाता है कि श्रीगुप्त सामंत होगा और उसके नाम के आगे महाराज की उपाधि मिलती है। महाराज की उपाधि जो है वो साधारण उपाधि मानी जाती है, तो ये माना जाता है कि श्री जो है वो सामंत रहा होगा। और यहाँ पर गुप्त श्री उसको कहा गया होगा और इसका नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था, इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था। संभवतः ये जो है 275 से 300 के आसपास जो है श्रीगुप्त का शासनकाल रहा होगा। श्रीगुप्त के बाद हमें जो है वो अब इत्सिंग ने जो है वो इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो कि भारत में बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आया था, और उसने जो है लिखा है कि एक शासक था चेलिकीटो, जिसने कि वहां पर बौद्ध यात्रियों के लिए एक चैत्य बनवाया था और उस चैत्य की अपकीप के लिए, उसके रखरखाव के लिए उसने जो है वो 24 गांव दान में दिए थे। अब ये कंट्रोवर्शियल है कि ये जो शासक है चेलिकीटो ये श्रीगुप्त ही था, लेकिन ये यूं कठिन लगता है
कि इसका श्रीगुप्त का जो है प्रभाव इतनी दूर तक नहीं था। फिर श्रीगुप्त के बाद जो है वो उसका पुत्र घटोत्कच का नाम आता है, और घटोत्कच उसका जो है वो अंत में इसके नाम के आगे गुप्त भी आना चाहिए, घटोत्कच गुप्त, अगर गुप्त की परंपरा होती। लेकिन ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम से ये नाम रखने की जो है प्रथा, गुप्त से जोड़कर नाम रखने की प्रथा चंद्रगुप्त फर्स्ट से प्रारंभ की गई होगी। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, और उसके बाद वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 से 326 तक जो है वो शासन किया था। तो इतिहास में हम जब जानते हैं तो हमें चंद्रगुप्त प्रथम से जो है वो पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है काफी महत्वाकांक्षी शासक था, और राजा बनने के बाद जो है वो उसने लिच्छावियों की बेटी कुमार देवी से विवाह किया, और लिच्छावियों की बेटी कुमार देवी से विवाह करने के समुद्रगुप्त नाम का पुत्र जो है वो हुआ था। और समुद्रगुप्त ने इस बात को बहुत गर्व के साथ कहा है कि वो लिच्छावियों का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी सीमा का विस्तार किया था, और उसने गंगा यमुना के संगम तक जो है उसका साम्राज्य हुआ। प्रयाग, कौशल, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी बिहार जो है वो उसके साम्राज्य में शामिल था। तो हम ये कहेंगे कि चंद्रगुप्त ने दोनों युद्ध से और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिच्छावियों के साथ मैत्री स्थापित कर जो है वो वास्तविक गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। गुप्तों के अगर हम शासनकाल में शासकों का क्रम देखें तो प्रारंभिक जो भी शासक रहे स्कंदगुप्त तक, वो अत्यधिक योग्य और पराक्रमी रहे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने योग्य उत्तराधिकारी जो है वो अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बनाया, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और उसमें ये लिखा गया कि कुछ लोगों के मुख मलिन हो गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि संभवतः समुद्रगुप्त सबसे ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, उससे भी बड़े भाई रहे होंगे। लेकिन जैसे कि हमें बाद में कालांतर में समुद्रगुप्त के शासनकाल से पता चलता है कि वो अत्यधिक पराक्रमी और योग्य शासक था, और उसके इसी पराक्रम को देखकर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उसको अपना सक्सेसर घोषित किया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम संभवतः उसकी उम्र हो गई तो उससे जो है वो शासनकाल में बाधा आ रही होगी, तो उसने किसी तरह की आशंका को रोकते हुए जो है वो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो राजकवि था हरिसेन, उसने जो है वो कौशंबी में अशोक स्तंभ पर प्रशस्ति जो है वो अंकित की है। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में हमें और जानकारी जो है इसके एरन अभिलेख से, गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र लेख से हमें इसकी शासनकाल की समुद्रगुप्त की बहुत सारी जानकारी मिलती है। स्पष्ट और जो है वो क्रमबद्ध जानकारी इसकी मिलती है। समुद्रगुप्त का नाम संभवतः कच्छ रहा हो, क्योंकि कुछ सिक्के जो है वो मिले जिसमें एक तरफ कच्छ अंकित है और दूसरी तरफ सर्व राजोच्छेदता जो है वो उपाधि दी गई। यहाँ पर इसका अर्थ है सभी छोटे छोटे राज्यों का उच्छेद करने वाला, और क्योंकि बाद में स्पष्ट रूप से जो है हमें ये समुद्रगुप्त के लिए शब्द जो है वो प्रयोग में लिया हुआ मिलता है, तो संभवतः कच्छ जो है यही व्यक्ति था, और बाद में
उसने जो है वो अपना नाम परिपाटी को देखते हुए अपना नाम जो है वो समुद्रगुप्त रखा होगा। समुद्रगुप्त अपने पिता, चूंकि एक योग्य पिता का असाधारण योग्यता वाला पुत्र था, तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का सीमित साम्राज्य था उससे समुद्रगुप्त संतुष्ट नहीं हो सकता। अतः जो है वो उसने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया और हमारे पास जो इसके रिकॉर्ड हैं उसमें दिग्विजय योजना को 3 भागों में विभाजित किया, एक आर्यव्रत, एक दक्षिण भारत और आर्यव्रत पर दूसरा आक्रमण। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें नीति जो है वो समुद्रगुप्त की दोनों में अलग अलग है। सबसे पहला आक्रमण जो आर्यव्रत पे किया था वो जो है समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र को जीतना चाह रहा था, क्योंकि स्वाभाविक है पाटलिपुत्र जो है वो बहुत प्राचीन राजधानी थी और बहुत ही वैभवपूर्ण राजधानी थी, तो उसको जीतना जो है वो हर एक जो भी शासक उत्तर भारत में शक्तिशाली बनता है वो पाटलिपुत्र को हस्तगत करना चाहता है। तो जब समुद्रगुप्त ने जो है सबसे पहले मथुरा और पद्मावती के नागवंशी राजाओं को पराजित किया और जिस समय ये इसके बाद जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय पीछे से अच्युत और नागसेन राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण की बात सुनकर समुद्रगुप्त जो है उसने पलट कर वो वापस अपनी राजधानी गया और अच्युत और नागसेन को युद्ध में पराजित किया और उसके बाद उसने जो है वो मगध पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। संभवतः पाटलिपुत्र में उस समय शासक जो है वो कल्याण वर्मन रहा हो और जब इसने समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया तो कल्याण वर्मन जो है परास्त हुआ और आसानी से पाटलिपुत्र पर जो है वो उसका अधिकार हो गया और इससे प्रभावित होकर लिच्छावियों ने वैशाली का राज्य जो है वो समुद्रगुप्त को दिया हो। तो इस विजय के उपरांत समुद्रगुप्त की सीमाएं अवध, कौशाम्बी और प्रयाग की परिधि को पार करके हरिद्वार और शिवालिक पहाड़ियों पर तक जो है वो प्रसारित हो गई। लेकिन समुद्रगुप्त जो है वो इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं था और उसके बाद उसने दक्षिण अभियान जो है वो अपना प्रारंभ किया।